नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अशोक पांडे और आप सबका मेरे चैनल जेआईबी विद अशोक पे स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम एएफएम के मॉड्यूल सी में चैप्टर नंबर 21 करेंगे, जो कि है आपका कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट एंड एन्युटी के बारे में। उसका पार्ट 1 लेकर आए हैं। तो इस लेक्चर में फ्रेंड्स हम देखेंगे एजेंडा के तौर पर कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू क्या होती है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है, रूल ऑफ 72 क्या है, थोड़ा बहुत थ्योरेटिकल एस्पेक्ट में फ्रंट एंड इंटरेस्ट क्या होता है, बैक एंड इंटरेस्ट क्या होता है, फिक्स रेट क्या होता है, फ्लोटिंग रेट क्या होता है। उसके बाद में डेली बैलेंस बेसिस पर कैसे इंटरेस्ट को कैलकुलेट किया जाता है। जैसे आपके सेविंग अकाउंट में हर दिन जितना पैसा रहता है, बैलेंस रहता है, उसके आधार पर आपको इंटरेस्ट मिलता है, तो उसके बारे में भी हमें यहाँ पर बात करनी है। तो आइए बिना समय गंवाए शुरू करेंगे। थ्योरी न्यूमेरिकल वाला चैप्टर है, तो ज़्यादा थ्योरी में आपको मैं बोर नहीं करूँगा। व्हाट इज सिंपल इंटरेस्ट? तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? व्हेन मनी इज लेंट द बारोअर यूजुअली पे अ फी टू लेंडर। ठीक है, जब भी आप मनी जो है लोन पर देते हैं, उधार पर देते हैं, तो जिसने उधार ले रखा है बारोअर ने, वो आपको कुछ सर्टेन फीस देता है, उसी फीस को ही हम इंटरेस्ट कहते हैं। और अगर ये इंटरेस्ट जो है फिक्स रहे, बदले ना, तो उसे हम सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं। यानी अगर ब्याज पर ब्याज नहीं लगता है, इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट ना लगे, तो उसे सिंपल इंटरेस्ट कहा जाता है। फार्मूला होता है इसका, सिंपल सा फार्मूला होता है। वैसे तो अगर आपने बचपन से पढ़ा होगा तो आपको याद होगा, हम लोग जो पढ़ते रहे हैं, ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, है ना, यही तो पढ़ते रहे हैं, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। अब उसी को यहाँ पर मूलधन को प्रिंसिपल कहा जाता है, दर को आर कहते हैं और समय को टी कहते हैं। अब बटे 100 जो अपान 100 है, इसको इसी आर में ही शामिल कर लिया इन्होंने, तो फार्मूला निकल करके आया I = P × R × T। ठीक है, P × R × T, ये मूलधन गुणे दर गुणे समय है। अपान 100 कहाँ चला गया सर? इसी रेट में हमने उसको अंदर डाल दिया भैया, कि जो है हम रेट जो है जब भी जैसे कोई 6% कहेगा तो 6% ना लिख करके 6/100 लिखा करेंगे, बस ये नियम हमने बना लिया। तो I = PRT होता है। उसके बाद हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो रेट होता है उसे हमेशा जो है डेसिमल फ्रैक्शन में एक्सप्रेस किया जाता है, इसलिए उस परसेंटेज को आपको 100 से डिवाइड करना होता है। जैसे अगर कहीं कहा जाए 15%, तो इस फार्मूले में R = अगर 15% दिया तो 15% ना यूज करके हम 15 / 100 करेंगे, जो कि 0.15 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम 0.15 यूज कर लेंगे। ये होता है इसका फंडा। क्लियर हो जाती है बात? ठीक है, एक एग्जाम्पल देखते हैं। आपकी मैकमिलन बुक में एक्सरसाइज में दिया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, अमाउंट कितनी है? एन अमाउंट ऑफ 40,000 फॉर 3 years फेचेज अ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 11% पर एनम। द टोटल इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 3 year इज। 3 साल में टोटल कितना इंटरेस्ट आप कमाओगे, ये आपसे पूछा गया है। तो देखो हमारा मूलधन कितना है, कुल मिलाकर के 40,000 रुपये। कितने साल में? 3 साल में। तो टी हो गया 3 year या 3 हो गया। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है? 11% पर एनम दिया हुआ है। तो मैंने आपको बोला कि इंटरेस्ट इक्वल टू होता है PRT। क्या होता है? PRT फार्मूला होता है, लेकिन आर हम 11% ना लेकर के 11/100। हमेशा ध्यान रखिएगा, पूरे चैप्टर में चाहे जब भी कैलकुलेशन करिएगा, आर को हमेशा अपान 100 कर ही लीजिएगा, हमेशा कर लीजिएगा। तो 0.11 आएगा। तो बस I = P कितना है? 40,000। ठीक है, यहाँ 40,000 लिखा, इंटू आर कितना है हमारा? 0.11, इंटू टी कितना है? 3 years है। सिंपल कैलकुलेटर उठाइए और मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए 40,000 मल्टीप्लाइड बाई 0.11 और मल्टीप्लाइड बाई 3 = आ जाएगा 13,200 रुपये। तो 3 साल में कुल कितना ब्याज हम लोग कमा लेंगे? 13,200 रुपये का ब्याज हमें मिल जाएगा। ये आपका क्वेश्चन था कि 3 साल में कुल कितना ब्याज लगेगा। ठीक है, तो यहाँ कहीं कंपाउंडिंग शब्द नहीं आया है। उसने बोला कि 11% का इंटरेस्ट लगना है, कंपाउंडिंग की कोई बात नहीं की। तो ये सिंपल इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज कंपाउंड इंटरेस्ट? जब इंटरेस्ट जो है मोर देन वंस चार्ज होता है। इफ द इंटरेस्ट इज चार्ज मोर देन वंस ड्यूरिंग द पीरियड एंड इंटरेस्ट इज री इन्वेस्टेड, वी नीड टू कंपाउंड द इंटरेस्ट। मतलब अगर जो है जैसे 3 साल में, अभी पिछले क्वेश्चन में कहा था कि 3 साल में कितना इंटरेस्ट लगेगा, तो वहाँ पर ये नहीं कहा कि इंटरेस्ट को दोबारा से जो है चार्ज करना है, कंपाउंडिंग करनी है ना, और ब्याज पर ब्याज लेना, ऐसी कोई बात नहीं हुई है। तो अगर वहाँ सिंपल इंटरेस्ट था, लेकिन यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि अगर जो है इंटरेस्ट मतलब एक से ज़्यादा बार जो है चार्ज हो रहा है, इंटरेस्ट को री इन्वेस्ट किया जा रहा है, जैसे पहले 100 रुपये का लोन लिया, फिर उस पर 10 रुपये का ब्याज लगा, तो अगले साल 110 रुपये पर ब्याज लगना शुरू हो जाए, तो आपको कंपाउंडिंग करने की जरूरत होती है। इसका फार्मूला, सरल सा फार्मूला ये होता है, लेकिन यहाँ कंडीशन है इफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली। अब देखो कंपाउंडिंग कई तरीके से हो सकती है, साल में एक बार हो सकती है, ठीक है,
एनुअली हो सकती है, हाफ ईयरली हो सकती है, क्वार्टरली हो सकती है, मंथली हो सकती है, वीकली हो सकती है, डेली हो सकती है या इनफाइनाइट भी हो सकती है। इतने पॉसिबिलिटीज होती हैं यहाँ पर इंटरेस्ट को चार्ज करने के, ठीक है। लेकिन अगर जो है ईयरली कंपाउंडिंग हो रही तो उस केस में फार्मूला होता है A इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R टू दी पावर N। P क्या है, प्रिंसिपल है, R क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, N कितने साल के लिए, कितने नंबर ऑफ ईयर्स के लिए है, और A क्या है, टोटल अमाउंट कितना बनने वाला है, जिसे मिश्र धन कहा करते थे हम लोग, वही चीज़ यहाँ पर A हो जाती है, ठीक है। तो A को एक्यूमुलेटेड अमाउंट बोलते हैं, P को प्रिंसिपल यानी मूलधन, R आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट और T कितने साल के लिए आपका इन्वेस्टमेंट हो रखा है, ठीक है। लेकिन ये तब है जब कंपाउंडिंग एनुअली हो रही हो, तब के लिए फार्मूला होता है। अगर कंपाउंडिंग की फ्रिक्वेंसी ज़्यादा हो, ईयरली ना होकर के मंथली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, वीकली ऐसी हो जाए, तो उस केस में सेम फार्मूला है, कोई नई चीज़ नहीं। देखिए यहाँ फार्मूला क्या है, AP 1 प्लस R टू दी पावर N है हमारा फार्मूला, ये है ना, देखिए ये वाला, ठीक है। अब अगर आपकी फ्रिक्वेंसी बढ़ जाए तो यहाँ क्या कर दीजिए, इसको यहाँ पर T कर देते हैं, ठीक है। इसको क्या कर देंगे, T, जो रेट होता है फ्रेंड उसको जितनी फ्रीक्वेंसी हो उससे डिवाइड कर देते हैं, तो N से डिवाइड कर देंगे और टाइम को N से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि रेट को डिवाइड बाई T करते हैं, डिवाइड बाई N करते हैं, कितना फ्रीक्वेंसी है, और समय को मल्टीप्लाइड बाई N करते हैं, ये इसका कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। N क्या है, कैसे निकलेगा हम समझा देंगे, उसके लिए चिंता ना करिए, ठीक है। तो ये हमारा फार्मूला निकलता है, R की जगह पे देखिए R अपान N हो गया है और T की जगह पे N इंटू टी हो गया, यानी समय को 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना करेंगे और रेट को आधा, है ना, आधा, तिहाया, चौथाया, जैसा भी जरूरत पड़ेगी वैसा कर लेते हैं। तो इसका ये मेन फार्मूला ये है। अब अगर हमारा ईयरली कंपाउंडिंग है तो N की वैल्यू 1 हो जाती है, तो 1 यहाँ लिख दोगे, 1 यहाँ लिख दोगे, तो ये खत्म हो जाएगा एक तरीके से, यहाँ कुछ रहेगा ही नहीं तो ये बचेगा, और यहाँ कुछ बचेगा नहीं तो ये बचेगा। तो उसी से ये फार्मूला निकला हुआ है, कोई नया फार्मूला नहीं है। फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पर कंपाउंडिंग ईयरली होने की वजह से हम यही फार्मूला, और हम इसी फार्मूले से ही चीज़ों को सॉल्व करेंगे। ये वाला फार्मूला हम याद भी नहीं रखने वाले हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट को जान लेना जरूरी। कई बार सूत्र पूछ लेते हैं, अगर मान लो फार्मूला ही पूछ लिया और मैं आपको यही पढ़ा के बैठा रहा तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ देखो कंपाउंडिंग में जो N है, ये जो N आ रहा है फ्रेंड्स, ठीक है, इसका फार्मूला क्या, देखो अगर एनुअल कंपाउंडिंग हो रही तो N की वैल्यू 1 होती है, अगर हाफ ईयरली कंपाउंडिंग हो रही तो N की वैल्यू 2 होती है, अगर क्वार्टरली हो रही तो N की वैल्यू 4 होती है, मंथली हो रही तो N की वैल्यू 12 होती है, अगर वीकली हो रही तो N की वैल्यू 52 होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि N की वैल्यू कैसे आ रही है, देखो सिंपल सा है, ये पूरा ईयर है, कितना, 1 ईयर है। अब अगर इसको मैं हाफ ईयरली में बांटूँ तो कितने पार्ट में बटेगा, 1 और 2, है ना। देखो हाफ ईयरली में बटेगा तो 2 भाग, 2 हाफ ईयरली लगेंगे एक साल पूरे होने के लिए, तो N इक्वल टू 2। क्वार्टरली में अगर इसको 4 मतलब एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं भाई, आपके कितने क्वार्टर होते हैं, 4 क्वार्टर होते हैं ना, हर क्वार्टर का आपका रिजल्ट आता है बैंक में, तो कुल 4 क्वार्टर होते हैं, तो इसमें 1 2 3 4, हर क्वार्टर में कितने महीने होते हैं, 3 महीने होते हैं, तो कुल 12 महीने में से 3 महीने कितना हो गया, 4 बार आएगा, तो इसलिए N की वैल्यू 4 हो जाती है। मंथली में एक साल में कितने महीने होते हैं, टोटल 12 महीने होते हैं, इसलिए N की वैल्यू 12 हो जाती है, ठीक है। तो ये वैल्यू ऐसे डिसाइड होती है कि ईयर में कुल कितनी बार वो चीज़ है, मंथली एक साल में मंथ कितनी बार आएगा, 12 बार, क्वार्टर कितनी बार आएगा, 4 बार, हाफ ईयरली कितनी बार आएगा, 2 बार, वीकली कितनी बार आएगा, 52 टाइम्स, एक साल में 52 हफ्ते होते हैं। और अगर मैं डेली कहूँ तो N की वैल्यू 365 हो जाती है फ्रेंड्स, कितनी हो जाएगी N की वैल्यू 365, क्योंकि एक साल में 365 दिन होते हैं, हम 66 नहीं लेंगे, 365 ही लेकर के कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। क्लियर हो जाती बात। अगेन मैंने कहा कि ये फार्मूला से ध्यान रखिए, हम इसी फार्मूले से ही काम चलाएंगे, तो अगर उस फार्मूले को हम काम चलाएंगे तो थोड़ी बहुत बातें हमें दिमाग में रखनी पड़ेंगी। वो कौन सी बात है वो मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए हम फार्मूला यही यूज करेंगे, A इक्वल टू P 1 प्लस R की पावर T, यानी कि प्रिंसिपल, एक्यूमुलेटेड अमाउंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट और कितने साल के लिए। लेकिन चूंकि हमारी फ्रीक्वेंसी जो है ये ईयर के लिए है, ईयर के लिए फार्मूला है। अब अगर आपकी फ्रीक्वेंसी मान लो हाफ ईयरली कंपाउंडिंग के लिए कह दे, तो आप क्या करोगे, अगर हाफ ईयरली कह रहा है तो हाफ ईयरली में N की वैल्यू कितनी होती है, 2, तो रेट को क्या करना है, 2 से डिवाइड करना है, और समय को क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है। इसलिए देखो ये रेट हो जाएगा R/2 और टाइम हो जाएगा 2T। क्लियर होती बात। मान लो कह रहा है 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है, और कितने साल के लिए है, मान लो आपको बोलता है 6 साल के लिए, एग्जाम्पल के तौर पर मैं बोल रहा हूँ कि 6 ईयर के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 है। अब ये तो पर एनम की कंपाउंडिंग है, अगर आपको हाफ ईयरली करना पड़ जाए, एन हाफ ईयरली करना पड़ जाए फ्रेंड, तो उस केस में क्या होगा आपका, देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट को क्या करना है, ये
एनुअल कंपाउंडिंग है, हाफ ईयरली अगर कंपाउंडिंग क्वेश्चन में लिख दिया गया तो आपको क्या करना है, आर को यानी 10 को 2 से डिवाइड करना है और समय को 2 से मल्टीप्लाई करना है, यानी हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% और इसको 6 दूनी 12 लेना होगा। ये ऑटोमेटिक हमारी एजम्पशन चलनी चाहिए कि अगर उसने हाफ ईयरली कंपाउंडिंग बोल दी तो इसका मतलब समय दोगुना होगा और रेट आधा होगा। ठीक है, हम आगे ईएमआई वगैरह कैलकुलेट करेंगे, वहाँ पर ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। इसी तरीके से अगर क्वार्टरली कहता है तो रेट को 4 से डिवाइड करेंगे और समय को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। मंथली करेंगे तो रेट को 12 से डिवाइड करेंगे और समय को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। वीकली करेंगे तो रेट को 52 से डिवाइड करेंगे और समय को 52 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर इसी जगह पर डेली लिख दिया जाए, फॉर एग्जाम्पल डेली, तो रेट को 365 से डिवाइड करेंगे। ध्यान रखिएगा रेट कम हो जाता है और समय 365 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। बस जितना भी दिया हुआ है ये फंडा याद रखेंगे, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक, फिर आता है, ये सिलेबस में नहीं है आपके, टाइम वैल्यू ऑफ मनी हम पढ़ रहे हैं। टाइम वैल्यू ऑफ मनी थोड़ा सा फंडा समझाने के लिए, क्योंकि आगे आप एन्युटी पढ़ोगे, वहाँ पर ये सब चीज़ें ज़रूरत पड़ेंगी, तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कर देना मेरे लिए ज़रूरी है। देखिए क्या होता है कि फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू होता है प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 + r⁴n। ठीक है, ये कोई नई चीज़ नहीं मैं आपको बता रहा हूँ, याद करिए a = p ब्रैकेट में 1 + r⁴n, यही तो था कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला। ऊपर अभी हमने कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला पढ़ा, यही तो था फार्मूला। बस a की जगह फ्यूचर वैल्यू कह दिया, p की जगह प्रेजेंट वैल्यू कह दिया और बाकी सेम रखा। कोई नई चीज़ नहीं पढ़ा रहा, ये कंपाउंड इंटरेस्ट का ही फार्मूला है अगर ईयरली कंपाउंडिंग हो तो। लेकिन इसके फ़ायदे क्या हैं वो मैं आपको समझाता हूँ। देखो फ्यूचर वैल्यू, थोड़ा ध्यान रखिएगा ये फार्मूला, फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 + r⁴n होता है। ठीक है, अब अगर प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है तो क्या होगा, प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू, ये इधर मल्टीप्लाई में उधर डिवाइड में जाएगा, फ्यूचर वैल्यू अपान 1 + r⁴n हो जाएगा। ठीक है, तो ये फार्मूला अगर याद रखोगे तो ये वाला फार्मूला उसी से निकला है, कोई नई चीज़ नहीं मैं आपको सिखा रहा हूँ। कोशिश करिए कि एक फार्मूला याद रखिए, उसी से बात बन जाए। ठीक है, तो फ्यूचर वैल्यू हो गई, प्रेजेंट वैल्यू हो गई, एफ बी आपका फ्यूचर वैल्यू होता है, पी बी आपका प्रेजेंट वैल्यू होता है। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल से समझते हैं तो चीज़ें और समझ में आएंगी। जैसे एक एग्जाम्पल है, ए प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन इन्वेस्टमेंट इज ₹1000 एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%, व्हाट विल बी इट्स वैल्यू आफ्टर 3 ईयर। कंपाउंडिंग का कोई कॉन्सेप्ट कहीं दिया नहीं कि एनुअल होगी, हाफ ईयरली, कुछ ऐसा लिखा नहीं। उसने कहा कि तुम्हारे पास जो है कुल मिला के 1000 रुपये हैं, प्रेजेंट वैल्यू उसकी 1000 रुपये है। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आप 10% चार्ज कर रहे हो, तो 3 साल बाद इसकी वैल्यू क्या होगी। तो हमें मिल गया, पी मिल गया, आर मिल गया, टी मिल गया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, वही चाहे वो वाला फार्मूला लगा दो कंपाउंड इंटरेस्ट का। कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होता है, a = p 1 + r⁴n, चाहे ये लगा दो और चाहे उसी चीज़ को a की जगह पे फ्यूचर वैल्यू लिख दो इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू 1 + r⁴n, ऐसे लिख लीजिए। दैट इज आल्सो ओके, दोनों केसेस में आपको फ़ायदा है, एक ही बात है। प्रेजेंट वैल्यू कितनी है हमारी, 1000 रुपये है, इंटू 1 + r। अब देखो 1 + r कितना है हमारा 10%। मैंने आपको बताया कभी 10% नहीं लेना है, परसेंट के साइन को हटाने के लिए 100 से डिवाइड करिए तो 0.1 आ जाएगा। तो यहाँ सीधे 0.1 लिख दिया मैंने। देखो 1 + r की जगह सीधे 0.1 मैंने लिख दिया। ठीक है, कि पावर कितना है, कितने साल कह रहा है, इसे t कह लीजिए, n कह लीजिए, एक ही बात है। ठीक है, समय पूछ रहा है, ये क्या है, n है अगर यहाँ पर, तो ये समय है, कितना है, समय है, समय कितना है 3 साल, तो यहाँ पावर 3 लगा दीजिए। तो हमारे पास कहानी बनकर क्या आ गई कि भाई 1000, ठीक है, इंटू 1.1 की पावर 3, तो इसको कैलकुलेट कर लीजिए कैलकुलेटर से। 1.1 की पावर 3 आपका हो जाएगा 1.1 इंटू 1.1 इंटू 1.1, ठीक कर दिया डायरेक्ट। तो हमारा 1000 इंटू 1.331 ये आ गया, मल्टीप्लाई कर दोगे तो 1331 रुपीज़ आ जाएगा। तो हमारा आज का जो 1000 रुपये है वो 3 साल बाद 1331 रुपये के बराबर होगा। समझ में आई बात, हमारा आज का 1000 रुपये 3 साल बाद 1331 रुपये के बराबर होगा। यही होता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी, मतलब समय के हिसाब से पैसे का मूल्य बढ़ता और घटता रहता है। जैसे मैंने आपको दिखाया आज 1000 रुपये हैं, आज से 3 साल बाद ये 1331 रुपये के बराबर होंगे। ठीक है, तो अगर मान लो आपने किसी को उधार दे रखा है, वो बोलता है कि चाहे आज 1000 ले लो और चाहे 3 साल बाद 1000 ले लो, तो कौन सा सौदा फ़ायदे का रहेगा, आज 1000 ले लेना ठीक रहेगा, क्योंकि 3 साल बाद अगर वो 1000 देगा तो अगर तुम बैंक में इन्वेस्ट कर देते हो तो वो 1331 रुपये हो जाएंगे। तो बेहतर है कि आज 1000 ले लीजिए, 3 साल बाद मत लीजिए।
ठीक है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। थोड़ा समझ में आया होगा, अभी हल्का सा डाउट होगा, वो इस एग्जाम्पल से 100% क्लियर हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल है फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन इन्वेस्टमेंट विल बी ₹1000। बोल रहे हैं कि फ्यूचर वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1000। किसी इन्वेस्टमेंट की फ्यूचर वैल्यू 1000 रुपये हो जाएगी, दिया हुआ है। 3 ईयर फ्रॉम नाउ, कितने समय में, n = 3, कितने समय में हो जाएगा, 3 साल बाद, आज से 3 साल बाद फ्यूचर वैल्यू 1000 रुपये हो जाएगी। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 10% गिवन है आपको, ठीक है। पूछ रहे हैं प्रेजेंट वैल्यू इसकी निकाल दीजिए, प्रेजेंट वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो 10% अगेन 0.1 हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, 100 से डिवाइड कर दिया है ना। 10% को हमने क्या किया, 100 से डिवाइड किया, 0.1 आ गया। कैलकुलेटर लीजिए, कर लीजिए, ठीक है। अब अगेन हमें प्रेजेंट वैल्यू निकालनी, तो देखो हम फार्मूला वही निकालेंगे, फ्यूचर वैल्यू = प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 + r⁴n। हम इसी फार्मूले को यूज करेंगे, नया नहीं यूज करेंगे। हमें फ्यूचर वैल्यू यहाँ पता है, फ्यूचर वैल्यू 1000 रख दिया, = प्रेजेंट वैल्यू नहीं पता है, इंटू 1 + 0.1⁵, राइट, सारी वैल्यू यही रख दी। तो अब क्या हो जाएगा, प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1.1⁵ हो जाएगा, या इसे प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1.331 भी लिख सकते हैं। तो कुल मिला करके हमारे पास निकल करके क्या आया, अगर हम इसको एक बार दोबारा से लिखें तो हमारे पास आ गया कि 1000 रुपये बराबर प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1.331। तो अगर प्रेजेंट वैल्यू में निकालना चाहूँ तो ये क्या होगा, इधर मल्टीप्लाई में उधर डिवाइड में हो जाएगा, 1000 डिवाइडेड बाई 1.331। ऐसा इसलिए देखो, फ्यूचर वैल्यू का फार्मूला याद नहीं रखना है, इसलिए कर रहा हूँ। फ्यूचर वैल्यू का तुम्हें फार्मूला याद है तो अच्छा है, नहीं याद है तो प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला आपको याद करने की जरूरत नहीं है। फ्यूचर वैल्यू का फार्मूला से हमारा काम चल गया। देखो हमने कुछ नहीं किया, पिछले इस क्वेश्चन में भी यही फार्मूला, इस क्वेश्चन में भी यही फार्मूला अच्छा रहता है, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं रहती है, ठीक है। अब इसको डिवाइड कर दीजिए, तो 1000 डिवाइडेड बाई 1.331 = 751 रुपये के आसपास आ रहा है, 751, ठीक है। तो देखो समझने की बात क्या है यहाँ पर, 1000 रुपये कब, 3 साल बाद, और 751 रुपये कब, आज, जीरो टाइम पे या आज के डेट में। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जो चीज़ 1000 रुपये का है, मतलब आज से 3 साल बाद 1000 रुपये और आज 751 रुपये दोनों बराबर हैं। ये है टाइम वैल्यू मनी का फंडा। कोई बोलता है कि मैं तुम्हें आज 750 रुपये देता हूँ, ठीक है, और आज ना लो, आज से 3 साल बाद लो तो मैं तुम्हें 900 रुपये देता हूँ। तो हमारे लिए फ़ायदे का सौदा क्या है, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% चल रहा हो तो मुझे ये 900 रुपये लेने चाहिए, मुझे 750 रुपये लेने चाहिए। देखो सिंपल सी बात है, आज के जो 750 रुपये हैं वो 3 साल बाद 1000 रुपये होंगे, और तुम कह रहे हो कि 3 साल बाद मैं तुम्हें 900 रुपये दूंगा, तो मुझे 100 रुपये का घाटा हो रहा है। इसलिए बेहतर है कि ये 900 ना लेकर के तुम आज इसी 750 को ले लो, ज़्यादा अच्छा है। ध्यान रखिएगा, पैसा जितनी जल्दी मिले उतना ही फायदे का सौदा होता है, आप उसको इन्वेस्ट करके पैसे कमा सकते हैं। क्लियर हो जाती बात। तो ये मेरा जो समझाने का उद्देश्य था कि आज का 751 रुपये 3 साल बाद के 1000 रुपये के बराबर है। आज का 750 रुपये 3 साल बाद के 1000 के बराबर है। यही बोलते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी। देखिए आज 750 मेरे पास हैं और आज से 3 साल बाद मेरे पास 1000 रुपये हैं। कहते नहीं हमारे बाप दादा के ज़माने में सोना 18 रुपये तोला मिलता था। 18 रुपये तोला मतलब 10 ग्राम, ठीक है, 18 रुपये का तोला मिलता था साहब। आज कितने का है, 65,000 रुपये का तोला है। यानी उस समय 18 रुपये और आज के 65,000 दोनों बराबर बैठ गए, दोनों बराबर हैं। दैट्स द टाइम वैल्यू ऑफ मनी। समय की वैल्यू इतनी होती है। समझिए, आपके बाप दादा ने अगर 18 रुपये का 10 तोला, 18 रुपये 180 रुपये का 10 तोला अगर सोना यानी 100 ग्राम सोना आज खरीदा होता तो वो 180 रुपये का, उस समय 180 रुपये खर्च हो गए होते तो आज वो जो है आपको 6.5 लाख रुपए देकर जाते। कितने, 6.5 लाख रुपए आपको देकर जाते। समझ गए टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ये इसलिए बताना ज़रूरी था कि मतलब आपको प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू का फंडा क्लियर रहे तो चीज़ें ठीक रहेंगी आपके लिए। वरना फिर अभी आगे चल करके हम ऑर्डिनरी एन्युटी का वैल्यू निकालेंगे, प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, फ्यूचर वैल्यू निकालेंगे, फिर आपको सोचना पड़ेगा कि ये हो क्या रहा है। ठीक है, तो रूल ऑफ 7, ये जब CIB के सिलेबस में था तो वहाँ पर ये प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू पर क्वेश्चन भी थे, अब इन्होंने हटा दिया है, बट दैट इज ओके। मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं जब आपको पढ़ाऊँ तो एक्सक्लूसिव पढ़ाऊँ। एक्सक्लूसिव मतलब कि आपको फिर कहीं और भटकने की जरूरत ना पड़े। फिर भी ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ कहीं ना कहीं मैं एक तरीके से बुलेट पॉइंट के तौर पर यानी समराइज फॉर्म में ही आपको पढ़ा रहा हूँ। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि JIB के सिलेबस के हिसाब से
काम ओके है इतना, ठीक है। रूल ऑफ 72 क्या बताता है, देखो इसको मैं कहानी नहीं पढ़ूंगा। रूल ऑफ 72 अगर आपको पता है तो ये बताता है कितने समय में आपका धन दूना हो जाएगा। अगर आपको ये पता करना है तो कुछ मत करो भाई, कोई गणित मत लगाओ, जितना भी रेट ऑफ इंटरेस्ट तुम्हें बैंक दे रहा है, जितना भी रेट ऑफ इंटरेस्ट तुम्हें बैंक दे रहा है, उस रेट ऑफ इंटरेस्ट से 72 को डिवाइड कर दो, 72 को डिवाइड कर दो, पता चल जाएगा कि कितने साल में तुम्हारा धन दूना होगा, ठीक है। मान लो बैंक 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर कर रहा है, मैं मान लेता हूं कि अभी बैंक आपका 8% ऑफर कर रहा है, तो 8 9 72 यानी 9 साल बाद आपका धन दूना हो जाएगा। एज सिंपल एज दैट, रूल ऑफ 72, ठीक है। अच्छा सर, बहुत बढ़िया बताया आपने। 72 रूल ऑफ 72 कहता है, मान लो बैंक 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर कर रहा है मौके पर, तो इसका मतलब 10 से डिवाइड कर देंगे, 7.2 ईयर, 7.2 ईयर में आपका धन डबल मार जाएगा। यही है रूल ऑफ 72 और कुछ नहीं है। अब मान लो 72, अगर बैंक 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर कर रहा है तो 12 साल में धन दूना हो जाएगा। अभी स्थिति यही है, लगभग बैंक औसतन 6-7% ऑफर कर रहे हैं, तो अगर बैंक 6% ऑफर कर रहा है तो 72 से 6 को डिवाइड करो, 6 से 72 को डिवाइड करो तो 12 साल में आपका धन दूना होगा। अगर आप एफडी करवाते हैं, आसान है ना, मतलब कोई कैलकुलेशन करने की ही जरूरत नहीं रही है ना। लेकिन इसकी मतलब कमियां ये है कि मान लो भाई जरूरी थोड़ी कि 72 से कटने वाली ही संख्या दे दी जाए ना, हो सकता है 7 दे दे कोई, 7 डिवाइडेड भाई है ना, 7% ऑफर कर रहा है तो ये 10 पॉइंट समथिंग आ जाता है वैसे लगभग, लेकिन ये है ज़्यादातर आपको जो न्यूमेरिकल मिलेंगे वो जो है 72 से डिवाइड करने वाले ही मिलेंगे। तो देखो जैसे इन्होंने कहा कि आपने 1000 रुपये बारो किए 6% इंटरेस्ट पर, तो ये कितने समय में डबल हो जाएगा। आपने लोन लिया है 10,000 का, वो कितने समय में 2 गुना हो जाएगा अगर आप कोई पेमेंट नहीं करेंगे। तो भाई 72 को 6 से डिवाइड किया तो 12 साल में मेरा ये 1000 रुपये का लोन 2000 में बदल जाएगा अगर मैं कोई पेमेंट ना करूं। तो इसी तरीके से आपके सेविंग अकाउंट में 500 रुपये हैं, कितना है आपके 500 रुपये हैं, और 4% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, सालाना कंपाउंडिंग। ध्यान रखिएगा रूल ऑफ 72 ईयरली कंपाउंडिंग पर ही वैलिड होता है। अगर मंथली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली कुछ कह दिया तो फेल कर जाएगा। कंपाउंडिंग ईयरली होनी चाहिए, ये कंपलसरी नीड होती है, ध्यान दीजिएगा, ये एक कंडीशन है, ठीक है। तो 72 डिवाइडेड बाई 4% का इंटरेस्ट है, तो 4 × 4 = 18 साल में आपका धन 2 गुना होगा, ठीक है। अब इसमें एक छोटी सी और बात जान लीजिए, बाकी काम खत्म है। तो जैसे मान लो बैंक 8% या 9%, मैं मान लेता हूँ 9% ऑफर कर रहा है, तो 72 डिवाइडेड बाई 9, 8 ईयर में मेरा धन दूना होगा। अगर मैं आपसे पूछूं 2 गुना नहीं, मैं आपसे अगर पूछ लूं कि 4 गुना कितने समय में होगा, तो इसका डबल मार दीजिएगा बस 16 साल में। जितने समय में दूना होता है उसका डबल कर देंगे समय, तो आपका 4 गुना हो जाएगा। ये नियम होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक ऑफर कर रहा है, 12%, तो 72 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 12 × 72, 6 साल में आपका धन 2 गुना हो जाएगा। मैं पूछता हूँ कितने समय में 4 गुना हो जाएगा, तो 6 साल लगे 2 गुना होने में और 6 ही साल और लगेंगे 4 गुना हो जाने में, तो 12 साल में धन 4 गुना हो जाएगा। ये नियम होता है। खैर बुक में दिया नहीं, बट फिर भी जान लीजिए, अच्छा रहेगा, ठीक है। तो क्लियर हो जाती बात मेरे ख्याल से, ये आपको मैंने समझा दिया कि रूल ऑफ 72 क्या होता है, कहाँ फ़ायदेमंद होता है, ठीक है। उसके बाद आता है फ्रंट एंड इंटरेस्ट। फ्रंट एंड इंटरेस्ट, सामने से इंटरेस्ट काट लिया फ्रंट एंड, बैक एंड इंटरेस्ट, बाद में इंटरेस्ट काटा बैक एंड। देखो जैसे कहाँ पर यूज हो सकता है फ्रंट एंड, मान लो 1 लाख रुपए का बिल ऑफ एक्सचेंज आपके पास आया है, उसने बोला मुझे डिस्काउंट कर दीजिए, ठीक है। तो डिस्काउंटिंग मान लीजिए आपने 10% पे की, तो आपने क्या किया, 1 लाख रुपए का 10% निकाला, पता चला कि 10,000 रुपये आ गए, ठीक है। 1 लाख में से 10,000 रुपये घटाया और पार्टी को सिर्फ 90,000 रुपये, के का मतलब 10,000 होता है, 90,000 रुपये दे दिए। 1 लाख के बिल में केवल 90,000 दिया, आपने 10,000 रुपये के काट लिया, ब्याज काट लिया। दैट इज फ्रंट एंड इंटरेस्ट। ये फ्रंट एंड सामने से काट ही लेंगे, तुम्हें समझ रहे हो बात को। जैसे किसी ने लोन लिया, सोचो 60 लाख का आपने हाउसिंग लोन ले लिया, बैंक ने बोला भैया ऐसा है कि 60 लाख के हाउसिंग लोन पे 20 लाख रुपए का ब्याज बनेगा पूरी जिंदगी में, एग्जाम्पल दे रहा हूं, 20 लाख का ब्याज बनेगा। तो बैंक क्या बोलता है कि 60 लाख का लोन दूंगा, 20 लाख का तेरा ब्याज हो रहा है, भाई काट ले यहीं, सिर्फ तुझे तेरे हाथ में 40 लाख रुपए देंगे। अगर ऐसा हो रहा है, दैट इज फ्रंट एंड इंटरेस्ट। फ्रंट पे कट गया, मिला ही वही साहब जो कटने के बाद फ्रंट पे, सामने ही, मुंह के सामने ही काटा और मुझे लौटाया ही नहीं, ठीक है। तो फ्रंट एंड इंटरेस्ट, इफ द इंटरेस्ट इज डिडक्टेड फ्रॉम द मूलधन प्रिंसिपल अमाउंट एंड ओनली द नेट अमाउंट इज डिसबर्स्ड, इट इज कॉल्ड फ्रंट एंड
इंटरेस्ट। तो अगर मूलधन में से ब्याज कट जा रहा है और केवल नेट अमाउंट जो बचा अमाउंट है वो आपको मिल रहा है तो वो फ्रंट एंड इंटरेस्ट होता है। लेकिन जनरली बैंक में बैक एंड इंटरेस्ट ही चलता है। ज़्यादातर हमारे जैसे लोन ले लिया आपने तो कभी ऐसा सुना है 60, देखो पता है आप कभी कैलकुलेट करके देखना, जो आपने 60 लाख का हाउसिंग लोन लिया होगा वो लगभग कुछ नहीं तो आप 1 करोड़ 20 लाख रुपए लौटाओगे बैंक को। 1 करोड़ 20 लाख रुपए आपको लौटाने पड़ेंगे। तो 60 लाख का लोन है और 60 लाख मूलधन और 60 ही लाख रुपए ब्याज है। अब सोचो इसमें अगर फ्रंट एंड काट ले बैंक आपका तो क्या आपके जेब में जाएगा, आपको कुछ मिलेगा ही नहीं। तो इसलिए बैंक ये नहीं करता है, बैंक बोलता है हम बैक एंड में काटेंगे, यानी कि पहले आपको मूलधन दे देंगे। आपने लोन कितने का लिया? 60 लाख का। आपके खाते में कितने आ जाएंगे? पूरे के पूरे 60 लाख रुपए। अब हम ईएमआई आपसे वसूलते रहेंगे। अगर ऐसा हो रहा है तो उसे फ्रेंड्स बैक एंड इंटरेस्ट कहते हैं। हाउएवर द नॉर्मल प्रैक्टिस इन द बैंकिंग इंडस्ट्री इज टू चार्ज बैक एंड इंटरेस्ट रेट व्हिच मींस दैट द फुल अमाउंट ऑफ द लोन इज डिसबर्स्ड। पूरा अमाउंट लोन का 60 लाख का पूरा 60 लाख आपको दे दिया जाता है एंड द इंटरेस्ट इज चार्ज सब्सिक्वेंटली ऑन द मंथली और क्वार्टरली या एग्रीड बेसिस। मंथली, क्वार्टरली, ईयरली जैसा तुम्हारा उनसे सहमति हो उस आधार पर आपसे ब्याज काटते रहते हैं। तो फ्रेंड्स उसे हम क्या कहते हैं? बैक एंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो फ्रंट एंड इंटरेस्ट कब होता है? जब सामने से पहले इंटरेस्ट काट लिया, मूलधन में से इंटरेस्ट काट लिया और बाकी जो बचा वो लौटा दिया, आपको दे दिया, तो उसे फ्रंट एंड कहेंगे। अगर आपको जितना लोन हुआ उतना पूरा दे दिया, 60 लाख का लोन है 60 लाख दे दिया आपको और आफ्टर दैट उसमें से इंटरेस्ट चार्ज करें तो उसे बैक एंड इंटरेस्ट कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिक्स रेट क्या होता है? फिक्स रेट इंटरेस्ट क्या होता है? फिक्स रेट में क्या होता है? देखो, इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज फिक्स हो गया। जैसे हमने कहा कि हमारा जो लोन है 8% पर एनम का है हाउसिंग लोन, और जब तक ये लोन चलेगा 8% मुझे देना है, कोई अप एंड डाउन विल नॉट बी देयर। अगर ऐसी बात हो गई, फिक्स हो गया, रिजिड हो गया, मुहर लग गई, तो उसे फिक्स रेट कहते हैं। इट विल नॉट चेंज ड्यूरिंग द एंटायर पीरियड ऑफ द लोन, दैट इज फिक्स रेट लोन। क्लियर हो जाती बात? फ्लोटिंग में ऐसा नहीं होता है। फ्लोटिंग में भैया जो है आपका इंटरेस्ट रेट बदलता रहता है, फ्लोट करता रहता है। फ्लोटिंग मतलब तैरना है, ऐसे तैरते हैं नदी में, लहरें उठती हैं, फ्लोटिंग होता है। ठीक है, तो वही है फ्लोटिंग रेट। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स नहीं है, बदलता रह रहा है, मैंने लोन करवाया था 8% इंटरेस्ट पड़ रहा था, बाद में पता चला कि रेपो रेट आरबीआई ने चेंज करी, अब मुझे 9% देना पड़ रहा है, फिर बाद में रेपो रेट चेंज हुई, अब मुझे 7% देना पड़ रहा है, अगले महीने मेरा 8.5 हो गया, एक साल बाद मेरा 9.5 हो गया, अगले साल मेरा 6.30% हो गया। अगर ऐसा हो रहा है पूरे लोन के टेनर में, मतलब हर जब भी मौका मिला बदलता रहा है, तो वो फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। ये फिक्स कहाँ रहा? फिक्स तो रह ही नहीं गया, तो फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है इसे। ठीक है, तो इन फ्लोटिंग रेट और वेरिएबल रेट भी इसे कहते हैं। फ्लोटिंग रेट या वेरिएबल रेट भी कहते हैं। द रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंजेज डिपेंडिंग अपॉन द मार्केट कंडीशन। तो मार्केट की कंडीशन के आधार पर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका बदलता रहता है। ठीक है, अंडर फ्लोटिंग रेट जो इंटरेस्ट रेट होता है फ्रेंड्स, वो यूजुअली लिंक कर दिया था किसी न किसी बेंचमार्क रेट से। बेंचमार्क रेट क्या होता है? ऐसे ही 8%, 9%, 7% होता रहेगा नहीं, कोई ना कोई आधार होगा, उस आधार को हम बेंचमार्क रेट कहते हैं। जैसे MCLR रेट, बेस रेट, रेपो रेट, कोई भी रेट आप ले सकते हैं। मार्जिनल कास्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट MCLR रेट होता है। तो मान लो MCLR रेट, तो ये बैंक क्या करता है, बोल देगा कि भाई MCLR प्लस 2.5% चार्ज होगा। बैंक क्या बोलेगा कि आपको जो हम लोन देंगे, ये हाउसिंग लोन, उसमें हम MCLR प्लस 2.5% चार्ज करेंगे। अब अगर MCLR सोचो आज की डेट में MCLR कितना था? 6% का, तो भाई 6 और प्लस 2.5 यानी 8.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट मुझे चार्ज किया जाएगा। पता चला सरकार ने बाद में चल करके MCLR को बढ़ा करके 9% कर दिया, तो ठीक है भाई, 9 और प्लस 2.5 11.5%। ठीक, ये हो जाएगा। अगर सरकार घटा दे, सोचो 4% कर दे MCLR को, तो भाई 4 और प्लस 2 6, 6.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज हो जाएगा। तो ये इस हिसाब से, इसी को आधार मानने की वजह से ही ये फ्लक्चुएशन होते हैं, वरना फिर बैंक अपनी मन मर्जी से नहीं बढ़ाता। ऐसे तो मेरा मन किया, आप आए, आपने हमसे बदतमीजी की, हमने अगले महीने उठा करके आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% कर दिया। नहीं, ऐसा नहीं होता, किसी न किसी रेट को आधार बनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद में फिक्स रेट इज नॉर्मली हायर देन द फ्लोटिंग रेट। थोड़ा ध्यान रखिएगा, फिक्स रेट जनरली ज़्यादा होता है, क्योंकि वो फिक्स रहेगा, वो बदलेगा नहीं। आज से 20 साल बाद महंगाई, भले ही टमाटर 20 रुपये का टमाटर 200 रुपये किलो कल का बिकता रहे 20 साल बाद, लेकिन फिर भी वो 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट चलेगा आपका। ठीक है, लेकिन फ्लोटिंग रेट कम रहता है, शुरू में कम रहे, क्योंकि वो बाद में बढ़ सकता है। भाई टमाटर का रेट बढ़ा, धीरे धीरे MCLR भी बढ़ जाएगा, तो वहाँ बैंक अपना एडजस्ट कर पाता है ना।
यहाँ नहीं कर पाता, इसलिए फिक्स रेट जनरली ज़्यादा रखा जाता है। अच्छा, अब यहाँ पर थोड़ा सा एक चीज़ और देख लो कि जैसे बेंचमार्क रेट फ्लोटिंग रेट जो है बदलता रहता है, ठीक है। तो बदलने की वजह से क्या होगा, अब आप क्या करोगे, देखो थोड़ा सा समझो। मान लो मैंने आज जो है कहा कि मैं हर महीने 20,000 रुपये EMI के तौर पर दे सकता हूँ, हमारी आपकी बात हुई कि 20,000 EMI दे सकता हूँ, ठीक है। अब पता चला कि जो है MCLR बढ़ गया, MCLR रेट यानी मेरा जो इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ गया। तो अगर बढ़ गया तो क्या मेरी EMI बढ़ जाएगी? क्या होगा इस केस में, EMI बढ़ेगी, ड्यूरेशन बढ़ेगी। तो जनरली फ्रेंड ड्यूरेशन बढ़ा दी जाती है, क्योंकि EMI का मतलब ही होता है कि फिक्स रहे वो EMI, हर महीने उतनी 20-20 हज़ार कटती जाएगी। तो अब सोचो कि मतलब आपको लोन दिया गया था मान लो 20 साल के लिए, MCLR बढ़ गया तो अब ये लोन आपका 20 साल 6 महीने के लिए हो गया। कितना? 20 साल 6 महीने के लिए हो गया। इस तरीके से चला जाता है, कस्टमर के ऊपर भी डिपेंड करता है, पर जनरली यही प्रैक्टिस होती है कि आपका जो ड्यूरेशन है वो बढ़ा दी जाती है EMI सेम रखने के लिए। लेकिन यदि आप चाहें तो EMI भी वेरिएशन करवा सकते हैं, ड्यूरेशन सेम रखिए। अगर आपने 20 साल के लिए लोन लिया है तो 20 ही साल में उसको कवर करिए, लेकिन अब आपके जो ये हो सकता है 22,000 रुपये हो जाए, EMI बदलेगी उस केस में। तो अगर EMI बदलेंगे तो ड्यूरेशन सेम रहेगी, अगर ड्यूरेशन सेम रखेंगे तो EMI है ना, अगर ड्यूरेशन बदलेंगे यहाँ से 20 साल की जगह 21 साल तक देंगे तो आपकी EMI सेम रहेगी। जनरली प्रैक्टिस यही है कि कस्टमर के खाते पर उसने अगर 20,000 रुपये के लिए एग्री किया है तो उसके खाते से हम 20,000 काटते रहेंगे, क्योंकि हम अगर 22 काटने लगे, 25 काटने लगे, पता नहीं उसकी इतनी सैलरी है कि नहीं है, वो अपनी लिमिट के हिसाब से ही दे कर गया है, तो EMI सेम रखने का प्रयास किया जाता है, ठीक है। ये छोटी सी बात हमने यहाँ पर और कर ली। वैसे तो मैं पढ़ाना बहुत तेज़ी के साथ चाहता हूँ, लेकिन थोड़ा समय लग जाता है भाई, तो मेरे साथ थोड़ा बियर करिएगा। मैं कितना भी जल्दी पढ़ाना चाहूँगा तो भी थोड़ा समय लूँगा आपका, क्योंकि चीज़ें समझा करके, अच्छी बातें बता करके ही आगे जाता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ क्या है, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट यूजिंग द प्रोडक्ट बैलेंसेस। देखो इसको एग्जांपल से समझते हैं, फिर थ्योरी देखेंगे, बहुत आसानी से समझ में आएगा। देखो क्या है कि बैंकों में क्या होता है कि आपको इंटरेस्ट जो है कैसे मिलता है, डेली बेसिस पर। इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन द डेली बेसिस ऑफ बैलेंस, ठीक है। हर दिन कस्टमर के खाते में कितना बैलेंस है उसके आधार पर। जैसे मान लो कोई कस्टमर है, उसके खाते में 1 तारीख को 1 लाख रुपए हैं, ठीक है, 1 लाख रुपए हैं, और वो 4 तारीख को आया और 1 लाख रुपए लेकर चला गया, ठीक है। तो अगर सब कुछ लेकर चला गया तो 0 रुपये बचे। तो क्या हम इसको पूरे साल के लिए 1 लाख पर इंटरेस्ट देते रहेंगे? पूरे महीने के लिए 1 लाख पर इंटरेस्ट देंगे? नहीं भाई, 1 लाख कितने दिन रहा? केवल 3 दिन रहा, 1 तारीख को, 2 तारीख को और 3 तारीख को। 4 को तो लेकर गया, 0 हो गया मेरा। तो अब 0 हो गया तो उस पर इंटरेस्ट थोड़ी ना दूंगा। ये होता है डेली बेसिस पर, मतलब जो है आपका कैलकुलेशन ऑफ द इंटरेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ डेली बैलेंस। क्या बोलते हैं इसे? कैलकुलेशन ऑफ द इंटरेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ डेली बैलेंस। तो डेली बैलेंस के बेसिस पर कैलकुलेशन कैसे की जाती है, इसको एक एग्जांपल समझ लीजिए। आसान है, बहुत सरल है, और आपके बैंक में यूज भी होता है। आपके सेविंग अकाउंट में जितने भी कस्टमर के खाते हैं उन सब में, आपके खुद के सैलरी अकाउंट में ये कैलकुलेशन की जाती है। पता ना हो अलग बात है, लेकिन होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ एक एग्जाम्पल समझाया है। 1 जून को एक कस्टमर के खाते में 10,000 रुपये थे। कितना? 10,000 रुपये थे। 6 जून को कितना हो गया? 15,000 रुपये हो गए, यानी 5,000 डाला होगा। वो उतना कंसर्न नहीं है। अभी 1 जून को 10,000 थे और 6 जून को 15,000 रुपये हो गए। अब ये फंडा समझो। तो हमारा देखो यहाँ समझने की बात है, 1 जून को 10,000 था, 2 जून को 10,000 था, 3 जून को 10,000 था, 4 जून को 10,000 था, 5 जून को भी 10,000 रुपये था। और जैसे ही 6 जून आया, 6 जून जैसे ही आया, क्या 10,000 रह गया? नहीं साहब, 15,000 रुपये हो गया। यानी 6 जून को शामिल नहीं कर सकते। तो कुल कितने दिन लगे हमें? कुल कितने दिन का ये मौका मिला 10,000 रहने का? 5 दिन का। 1 2 3 4 5, इसीलिए यहाँ पर नंबर ऑफ डेज 5 लिखे गए हैं। क्लियर होती है बात? नंबर ऑफ डेज 5। यहाँ देखो 6 जून को 15,000 हो गया, अब 10 जून को 12,000 हो गया। तो देखो 6 जून को 15,000 रहा, 7 को 15,000 रहा, 8 को 15,000 रहा, 9 को भी 15,000 रहा, लेकिन 10 को ये बदल गया। तो इसका मतलब हमारे कितने दिन प्रभावित हुए? कुल मिला के 4 ऐसे दिन हैं जब 15,000 रुपये उसके खाते में रहे। अगर हम इसको ऐसे लिखना चाहें, जैसे ये शॉर्ट फॉर्म में ना हो, तो हम अगर ऐसे लिखना चाहें तो 1 जून को, 2 जून को, 3 जून को, 4 जून को, 5 जून को, 6 जून को, 7 जून को, अगर ऐसे लिखना चाहें तो 1 जून को 10,000, 2 जून को भी 10,000, 3 जून को भी 10,000, 4 जून को 10,000, 5 जून को 10,000, है ना, और 6 जून को ये 15,000 हो गया। कुछ ऐसी परिस्थितियां ये बन रही हैं, ठीक है। तो क्लियर हो जाता है। नंबर ऑफ डेज कैसे कैलकुलेट किया ये समझ लेना जरूरी है। अब देखो 10 जून को 12,000 था, 15 जून को 10,000 हो गया। तो भाई 10 जून से 15 जून कितना होता है? 5 दिन होते हैं, लिख लो। 15 जून से 22 जून, 15 और 7 22, ऐसे भी समझ सकते हो। गिना के भी दिखा दिया, ऐसे भी दिखा दिया। देखो फिर से देख लो, 1 2 एग्जाम्पल और देखते हैं। जैसे मान लो
ये भाई 22 तारीख को 22,000 रुपये, ठीक है, और 26 तारीख को 20 हो गए, तो 22 तारीख को 22,000, 23 तारीख को 22,000, 24 तारीख को 22,000, 25 तारीख को भी 22,000 रुपये रहे। तो कुल कितने दिन प्रभावित हुए? 4 दिन हमारे प्रभावित हुए, इसीलिए यहाँ 4 लिखा गया है, ठीक है। ये एक तरीका हो गया। और एक देख लो, कराता इसीलिए मल्टीपल टाइम्स हो ताकि डाउट ना रह जाए मन में, एक बार गलती होगी, बार बार थोड़ी ना करोगे। 26 को 20,000 है, 27 को 20,000 है, 28 को 20,000 है, 29 को 20,000 है, क्या 30 को भी 20,000 है? नहीं सर, 30 को तो 18,000 रुपये हो गए, तो 30 नहीं ले सकते। कितने दिन मिले हमें? कुल मिला के सर 4 दिन। कितने दिन? 4 दिन, इसलिए यहाँ 4 लिखा हुआ है, ठीक है। क्लियर हो गई? नंबर ऑफ डेज कैसे गिनते हैं? 30 तारीख को 18,000 रुपये हो गए, अब महीना 30 का है, इसलिए 1 दिन, 30 तारीख को 18,000 हुए, और अगले दिन 1 तारीख आ गई, अगला महीना शुरू हो गया, तो इसलिए 30 तारीख 1 दिन ऐसा रहा जब यहाँ पर 18,000 रुपये, इसलिए 1 लिखा हुआ है। दूसरे तरीके से देख लो इसको, 1 और 6 में डिफरेंस देखो कितने का होता है? 1 और 6 में डिफरेंस होता है 5 का, इसलिए 5 दिन लिख दो। 6 और 10 में कितने का अंतर है? 4 का, इसलिए 4 लिख दो। 10 और 15 में कितने का अंतर होता है? 5 का, इसलिए 5 लिख दो। 15 और 22, ध्यान रखना ऊपर वाले में लिख रहे हैं, जैसे यहाँ 15 है और यहाँ 22 है, ठीक है, तो 15 और 22 में कितने का अंतर है? 7 का। 7 का अंतर कहाँ लिखेंगे? ऊपर वाले में, ठीक है। क्लियर हो जाती बात? उसके बाद यहाँ और आगे देख लो, ऐसे ही कोई भी देख लो आप उठा करके, मान लो हम यहाँ ले लें और यहाँ ले लें, तो देखो 26 और 30 में कितने का अंतर है? 4 का। 4 कहाँ लिखेंगे? ऊपर वाले में, ठीक है। तो ऐसे कर लीजिए। तो नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट करने के लिए सीधे सीधे सब्सट्रैक्शन, यानी कि डेट में से डेट घटाते चलिए। यहाँ पर घटाएंगे तो 4 आ जाएगा, यहाँ पर घटाएंगे 5 आएगा, यहाँ पर 5 आएगा, यहाँ पर 7 आएगा, यहाँ पर 4 आएगा, यहाँ पर 4 आएगा। देखो वही सारे लिखे हुए हैं। लास्ट वाला थोड़ा ध्यान से देखना फ्रेंड्स, जो है ये 1 दिन अलग से लिख लेना, क्योंकि आगे घटाने के लिए हमारे पास कुछ है नहीं, ठीक है। बस नंबर ऑफ डेज पता चल गया, और जो बैलेंस है इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कुल मिलाकर के ये है कि हमारा हर दिन कितना बैलेंस रहा। इस दिन 10,000 रहा, 10,000 कितने दिन रहा? 5 दिन रहा। कितने दिन? 5 दिन। तो 10,000 5 दिन रहा, तो हमारा बैलेंस कितना हो गया? 50,000। 15,000 कितने दिन रहा? 4 दिन। तो 15, 15, 30, 45, 60, 60,000 रुपये हमारे हो गए। 12,000 कितने दिन रहा? 5 दिन। 12 पंचे 60,000 रुपये हमारे हो गए। 10,000 कितने दिन रहा? 7 दिन। तो 10,000 हर दिन 70,000 रुपये हो गए। 22,000 कितने दिन रहा? 4 दिन। 22, 22, 22, 88,000 रुपये हो गए। 20,000 कितने दिन रहा? 4 दिन। 80,000 रुपये हो गए। 18,000 कितने दिन रहा? 1 दिन रहा, तो 18,000 रुपये हमारे हो गए। तो कुल मिलाकर के इतने रुपए हमारा टोटल बैलेंस बनता है। इसी पर ही आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है। जोड़ डालिए इसको सारा, 4,26,000 मतलब 4,26,000 रुपये मान लेता है बैंक कि आपके खाते में टोटल था हर दिन का कैलकुलेट करके। यही होता है कैलकुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ डेली प्रोडक्ट बेसिस से। डेली प्रोडक्ट मतलब डेली का मल्टीप्लाई करके ले रहे हैं, ठीक है। ऐसे तो बेचारा गरीब है, 10,000 आए, 15,000 हुए, 12 हुए, 10 हुए, घूम टहल के बेचारे के खाते में 18,000 रुपये ही हैं, लेकिन हमारे हिसाब से 4,26,000 रुपये हो गए। बस अब 4,26,000 रुपये हो गए, तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है, ध्यान रखिएगा, देखिए कितना हो गया? 4,26,000 रुपये। 4,26,000 रुपये टोटल बैलेंस हो गया, इनटू कितना परसेंट इंटरेस्ट है? क्वेश्चन में दिया हुआ है 15% का रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। 15%, हर साल 15% है। इसका मतलब एक दिन का डिवाइड बाय 365 हो जाएगा। सही है कि नहीं? और हमने बताया था आपको परसेंटेज हमेशा परसेंटेज ना रख करके डिवाइडेड बाई 100 हो जाता है, तो चाहे ऐसे सीधे लिख लीजिए, आपकी मर्जी है ना। 0.15 सीधे मैंने बताया है। परसेंटेज पूरे चैप्टर में परसेंटेज का मतलब अगर 15% कहीं लिखा है तो 15 कभी मत लिखिएगा, इसको 100 से डिवाइड करके 0.15 लिख लीजिएगा। क्या करेंगे हम? 100 से डिवाइड करके 0.15, तो वही 0.15 हमने यहाँ पर लिख दिया, डिवाइडेड बाई 365। ठीक है, 365 क्यों किया सर? सर ये डेली का बैलेंस है, ये हर दिन का आपने निकाला है। वो कुल कितने दिन का बैलेंस है? एक तरीके से 30 दिन का टोटल बैलेंस हमने एक तरीके से निकाला हुआ है। ठीक है, क्लियर हो जाती बात। लेकिन हर दिन का बैलेंस निकाला हुआ है, इसलिए इसको डेली में इंटरेस्ट को बदल देंगे, सालाना में नहीं रखेंगे। ध्यान रखिए, सालाना में नहीं रखेंगे क्योंकि हमारा डेली बैलेंस है, इसलिए हम इसको डेली में ही 365 से डिवाइड कर देंगे। मल्टीप्लाई कर दीजिए, 426 मल्टीप्लाइड बाई 0.15 एंड डिवाइडेड बाई 365 इक्वल टू आपका ये आ जा रहा है 175.10 लगभग आ रहा है फ्रेंड्स। ओके,
मेरा भी लगभग यही आ रहा है। तो 175 रुपये के आसपास आपका इंटरेस्ट बन रहा है। कुल मिलाकर के बंदे को हम 175 रुपये का इंटरेस्ट देंगे अगर हमारा 15% सालाना का हो तब। अब अगर 15% ना हो, सोचो 4% बैंकों में आजकल जो है सेविंग अकाउंट पर 3% दिया जा रहा है, तो 3% पर कैलकुलेट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो आई बिलीव इसमें कोई अब लफड़ा नहीं है फ्रेंड्स, जो है आप आसानी से कर पाओगे। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, रूल ऑफ 72, सब कुछ मैंने आपको समझा दिया। प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू। ठीक है, देखो बस केवल फार्मूले रिवाइज करवा देता हूँ। मूलधन गुणे दर गुणे समय होता है ना। आई इक्वल टू पी आर टी, पी इंटू आर इंटू टी होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय। ठीक है, एक न्यूमेरिकल सॉल्व किया। कंपाउंड इंटरेस्ट का ए इक्वल टू पी ब्रैकेट में 1 + r टू दी पावर टी। अगर फ्रीक्वेंसी, ये सालाना ही फ्रीक्वेंसी अगर ज़्यादा है तो r को n से डिवाइड करते हैं और समय को n से मल्टीप्लाई करते हैं। n कितना होगा, एनुअल है तो 1, क्वार्टरली हाफ ईयरली है तो n इक्वल टू 2, क्वार्टरली है तो 4, क्योंकि साल में 4 क्वार्टर होते हैं। महीने कितने होते हैं, 12, इसलिए n की वैल्यू 12 हो जाएगी। फिर यहाँ मैंने आपको समझाया कि आप फार्मूला यही यूज करेंगे, a इक्वल टू पी 1 + r की पावर टी। बस केवल ध्यान रखिएगा कि अगर जो है फ्रीक्वेंसी जैसी बताई गई हो, अगर फ्रीक्वेंसी क्वार्टरली कहा है तो r को 4 से डिवाइड कर दीजिए और समय को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर फ्रीक्वेंसी मंथली कहा है तो r को 12 से डिवाइड कर दीजिए और समय को 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। बस ये चीज़ दिमाग में रख करके चलिएगा, ये चलिएगा दिमाग में रख करके, क्योंकि ईएमआई जब आप कैलकुलेट करेंगे तो इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। ईएमआई में चूंकि मंथली ईएमआई कैलकुलेट की जाती है, तो ये काम आप देखो कि जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया होगा उसका 12 से डिवीजन, और जो भी समय दिया होगा उसको, जैसे 5 साल दिया होगा तो आप उसको 5 × 12 60 महीने में बदलोगे ही बदलोगे। ये फंडा चला रहता है, तो ये जरा सा ध्यान रखने की जरूरत है। फिर हमने फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ब्रैकेट में 1 + r टू दी पावर n का फार्मूला बताया। यही फार्मूला ध्यान रखिएगा, इसकी जरूरत नहीं है। फिर एक क्वेश्चन करवाया जिसमें मैंने आपको बताया कि आज के 1000 आज से 3 साल बाद 1331 रुपये के बराबर हो जाएंगे। ठीक है ना। तो आज अगर कोई 1000 दे और आज से 3 साल बाद 1200 रुपये दे तो 1200 ना लेना, क्योंकि वो 1331 के बराबर हो चुके होंगे। तो इसलिए आज 1000 ले लो, 3 साल बाद 1200 मत लो किसी से। ठीक है, तो अब आगे से फ्यूचर में अपने दोस्तों से जब ये लेन देन करें तो ये कैलकुलेशन लगा के रखें और उनको पैसे देने से मना करें। ठीक है, उसके बाद फिर हमने देखा कि मतलब जो है 3 साल बाद जो 1000 रुपये होंगे वो आज 751 रुपये के बराबर हैं। 1000 की वैल्यू आज की डेट में सिर्फ 750 रुपये की है। 1000 रुपये की वैल्यू अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% चल रहा हो तो सोचिए, मतलब आज का 750 ठीक है, 3 साल बाद 1000 रुपये, और आज का 750 ठीक है, 1000 ले लो तो भी ठीक है। अगर 1000 से कम मिल रहा है 3 साल बाद तो आपके साथ घाटा हो रहा है, आपके साथ खेल किया जा रहा है, तो बेहतर है। तो ये मैंने टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट आपको इसलिए समझाया क्योंकि एन्युटी में आपको काम पड़ेगा। ठीक है, तो 750 रुपये आज के और 1000 रुपये 3 साल बाद के, दोनों बराबर है, दोनों इक्वल हैं। सोने का भी एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ पर दिया था कि हाँ 18 रुपये का तोला गोल्ड होता था, आज की डेट में 65,000 रुपये का गोल्ड है। रूल ऑफ 72 आपको ये बताता है बिना ज़्यादा मगजमारी करके कैसे कितने समय में आपकी एफडी डबल होगी उसका कैलकुलेशन करना है। सिंपल सा, जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक आपको ऑफर कर रहा है उससे 72 को डिवाइड कर दीजिए। 8% दे रहा है तो 8 9 72, 9 साल में डबल होगा। 12% दे रहा है तो 12 6 72, 6 साल में डबल होगा। अगर 18% दे रहा है तो 18 4 72, 4 साल में आपका डबल हो जाएगा। ठीक है, तो डिवाइड कर दीजिए 72 को, तो आपको पता चल जाए कितने साल में आपका धन डबल हो जाएगा। फ्रंट एंड इंटरेस्ट क्या होता है, मैंने आपको बताया कि जब भी आपका बैंक इंटरेस्ट पहले काट ले, मूलधन से इंटरेस्ट काट ले और जो बचे वो आपको दे दे, तो फ्रंट एंड इंटरेस्ट होता है। बैक एंड इंटरेस्ट तब होता है जब बैंक आपको जितना लोन दे रहा है वो पूरा पूरा पैसा दे दे और लोन आप मतलब इंटरेस्ट आपसे बाद में ले, ईएमआई आपसे बाद में ले, तो उसे बैक एंड इंटरेस्ट कहते हैं। ज़्यादातर बैक एंड इंटरेस्ट ही चलता है। फिक्स रेट इंटरेस्ट वो होता है, फिक्स रेट क्या होता है, जब आपका इंटरेस्ट एक बार जो फिक्स हो गया, 20 साल के लिए हो, 50 साल के लिए हो लोन, वो बदलेगा नहीं, तो उसे हम फिक्स रेट इंटरेस्ट कहते हैं। ठीक है, फ्लोटिंग रेट इंटरेस्ट क्या होता है, एक क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, एफडी जो है ज़्यादा से ज़्यादा कितने समय के लिए हो सकती है, मैक्सिमम फ्रेंड 10 साल के लिए हो सकती है। वो उसके पीछे भी यही कारण होता है कि समय के हिसाब से चीज़ें बदलती है। मतलब मैं चाहूँ कि मेरे पास 1 करोड़ रुपए हैं फॉर एग्जांपल, तो मैं जाऊँ बैंक में और बोलूँ कि 50 साल के लिए मेरी एफडी कर दो, तो बैंक करेगा नहीं। वो बोलेगा सर मैक्सिमम 10 साल के लिए एफडी हो ही सकती है, यही गाइडलाइन है। क्यों, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट बदलता रहता है, इसलिए 10 साल से ज़्यादा का समय नहीं दिया जाता है। ठीक है, तो फिक्स रेट जब आपका इंटरेस्ट रेट चेंज नहीं होता है, ये जो मैंने 10 साल वाला कॉन्सेप्ट बताया आपको, मिनिमम 7 दिन के लिए एफडी कर सकते हैं, मैक्सिमम 10 साल के लिए एफडी कर सकते हैं। ये आपके प्रमोशन के एग्जाम में बहुत पूछा जाने वाला सवाल है। ठीक है, फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट जब आपका इंटरेस्ट रेट वेरी करता रहे, लोन के दौरान में बदलता रहे, तो उसे जो है, या वेरिएबल रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कहते हैं, तो उसे फ्रेंड्स हम फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट कह देते हैं। ठीक है, ये किसी न किसी बेंचमार्क रेट, किसी न किसी आधार, किसी रेट को आधार मान करके ही फिक्स होता है, जैसे MCLR रेट, रेपो रेट है ना, या फिर जो है आपका बेस रेट,
किसी न किसी एक रेट को आधार मानकर उसी में ही जोड़ करके ये गणित लगाई जाती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, फिक्स रेट अगर आपसे पूछ ले एक लाइन में तो फिक्स रेट जनरली ज़्यादा होता है फ्लोटिंग रेट से, क्योंकि बैंक को अगले 20 साल तक चेंज करने का मौका नहीं मिलेगा, इसलिए वो आपसे ज़्यादा ही चार्ज करने की कोशिश करता है। फिर हमने देखा कि कैसे कैलकुलेशन जो है इंटरेस्ट रेट के बेसिस पर की जाती है, मतलब डेली ऑन द बेसिस ऑफ डेली बैलेंस कैसे किया जाता है। तो मैनी केसेस में डिपॉजिट और लोन अकाउंट होते हैं, वहाँ पर कैलकुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ डेली बैलेंस इन द अकाउंट ऑफ कस्टमर होता है। ठीक है, इन दिस मेथड क्लोजिंग बैलेंस इन द अकाउंट इज मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ डेज। इसमें जो क्लोजिंग बैलेंस है उसको नंबर ऑफ डेज से मल्टीप्लाई किया जाता है। ठीक है, फॉर विच द बैलेंस रिमेन अनचेंज। तो यही जो मैंने आपको बताया कि क्लोजिंग बैलेंस को नंबर ऑफ डेज से मल्टीप्लाई किया जाता है जितने दिन तक वो बदला नहीं है। फिर उसके बाद में सच प्रोडक्ट का कैलकुलेटर फॉर द इंटायर पीरियड फॉर विच इंटरेस्ट टू बी अप्लाइड। अब इसका ये जो प्रोडक्ट है पूरे पीरियड के लिए, जितना 30 दिन के लिए तो 30 दिन के लिए ये कैलकुलेशन की जाती है। ठीक है, उसके बाद में सम ऑफ सच प्रोडक्ट मल्टीप्लाइड बाय द अप्लीकेबल इंटरेस्ट रेट। जो भी आपका ये सम आता है 4,26,000, इसको रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी 15% जो है उससे मल्टीप्लाई किया जाता है। और साथ ही साथ में ध्यान ये भी रखा जाता है उसको डिवाइड करता है 365 से, क्योंकि साल में 365 दिन होते हैं। हमने डेली बैलेंस कैलकुलेट किया हुआ तो इसलिए 365 से डिवाइड कर देते हैं। फिर ये मैंने आपको एक न्यूमेरिकल करवा करके दिखाया। ठीक है, तो बस फ्रेंड्स यहीं पर ही आपका ये लेक्चर खत्म होता है। होप है कि आपको चीज़ें समझ में आएंगी। अगर समझ में आए तो लाइक करें, अच्छे कमेंट करें। जल्द से जल्द सिलेबस कवर करके दूंगा, इसमें डाउट ना रखिए। आपको अकाउंटिंग कवर करके दूंगा। मेरी पूरी प्रयास रहेगी कि आप जब मई 2024 के एग्जाम में बैठें तो उस समय तक आपको अकाउंटिंग पूरी कवर करके मैं दे दूं, पूरा प्रयास रहेगा और आई विल ट्राई माय बेस्ट। ठीक है, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।